मूवी की शुरुआत 1995 में भूटान के बर्फीले और खूबसूरत पहाड़ों पर होती है। चार दोस्त जंगल के रास्ते से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। उनमें दो लड़के हैं, ग्रेग और पॉल, और दो लड़कियां हैं, फियोना और रूथी। एक गाड़ी उन्हें क्रॉस करती है जिसमें भिक्षु होते हैं और वे इन्हें घूरते हुए जाते हैं। उन्हें घूरते देख हैरान होकर ये लोग अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हैं। आगे रहस्यों से बना लंबा ब्रिज होता है और बीच में गहरी खाई होती है। उसे देखकर फियोना और रूथी को डर लगता है, लेकिन वे हिम्मत करके ब्रिज क्रॉस करते हैं। फिर उस पहाड़ पर खड़े होकर वे आगे की प्लानिंग करते हैं। तभी पॉल को विसल की आवाज आती है, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो आवाज पॉल को अपनी ओर खींचती है और वो पहाड़ के एज पर पहुंच जाता है। उसके दोस्त चिल्लाते हैं और अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके दोस्त डरकर वहां आते हैं कि कहीं ये पहाड़ से नीचे तो नहीं गिर गया। दरअसल पॉल पत्थरों के बीच के एक गैप में गिर गया होता है और अंदर बहुत अंधेरा होता है। वे चिल्लाते हैं पर पॉल की आवाज नहीं आती। ग्रेग अकेला अंदर जाकर देखता है और पॉल पॉल कहकर चिल्ला रहा होता है। वो एक गुफा जैसी गुफा होती है जहाँ पॉल शांत बैठा होता है और लगता है वो किसी बात से डरकर फ्रीज हो गया है। ग्रेग गुस्सा करता है कि हम लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। ये कहकर वो पास आकर देखता है कि पॉल ऐसा क्यों देख रहा है। वो अपना टॉर्च चलाता है तो वहाँ एक बड़े साइज का स्केलेटन होता है। ये इंसान का स्केलेटन नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बहुत सारी हड्डियां होती है और उसकी उंगलियां भी अजीब तरह की लगती हैं। तो इसी को तो देख रहा था। ये कहकर ग्रेग पॉल को बुलाता है। पॉल कहता है कि अगर मुझे टच भी किया तो तुम मर जाओगे। एक सेकंड के लिए ग्रेग की धड़कनें रुक जाती है, पर वो कहता है यार मजाक मत कर, ऊपर लड़कियां अकेली खड़ी हैं, चलो यहाँ से। ये कहकर पॉल को उठाकर बाहर लेके जाता है, पर पॉल बेहोशी में होता है। वहाँ बर्फ गिर रही होती है और वे पॉल को उठाकर चलने लगते हैं। दूर एक घर दिखाई देता है। अब ये लोग जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, पर लगता है वहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए चारों वहाँ ठहरते हैं। पॉल की गर्लफ्रेंड रूथी होती है और उसको जगाने की कोशिश कर रही होती है। तब ग्रेग उसे पॉल का शर्ट उतारने को कहता है। शायद उसे किसी जानवर ने काट दिया होगा, चेक करो कि उसके सर पर कोई चोट तो नहीं लगी। तब रूथी को पॉल के हाथ में एक हड्डी का टुकड़ा मिलता है जो देखने में बिल्कुल विसल जैसा लगता है। रूथी कहती है कि प्लीज पास के किसी हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाओ। अब ग्रेग कहता है कि समझने की कोशिश करो, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है और तूफान भी आ सकता है और हम जिस ऊंचाई पर है वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचना आसान नहीं है। एक रात वेट करो, सुबह होते ही हम हॉस्पिटल ले चलेंगे। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड फियोना को बताता है कि मुझे लगता है उसके सर पर चोट नहीं आई, बल्कि उसके सर के अंदर कुछ घुसा हुआ है। कहीं इसने कोई पॉइजनस गैस तो नहीं सूंघ लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं भी तो वहीं पर था, ऐसा कुछ तो मैंने स्मेल नहीं किया। अब ये मामला कुछ और ही लग रहा है। किसी तरह वे वहाँ रात गुजारते हैं। सुबह होते ही रूथी और पॉल को घर पर छोड़कर ग्रेग और फियोना डॉक्टर की तलाश में निकलते हैं और कुछ घंटों के बाद रूथी को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। वो बाहर भागकर आती है कि कोई मदद के लिए आया है। वो विनती करती है कि हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद कीजिए, लेकिन वहाँ खड़ा रूप बहुत ही अजीब दिखता है और जरा डरावना भी लगता है। इतने में वो रूप रूथी की ओर भाग कर आता है और डर के मारे रूथी अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो रूप अंदर आने की कोशिश करता है। रूथी चिल्लाती है कि अंदर मत आओ, यहाँ से जाओ। तब बाहर से आवाज आती है कि हे रूथी, हम दोनों आए हैं, तुम किसे देखकर डर रही हो? फिर रूथी दरवाजा खोलती है तो ग्रेग और फियोना खड़े मिलते हैं। बर्फ और तूफान के कारण वे लौट गए थे। वे पूछते हैं कि तुम इतना डरी भी क्यों हो, बाहर तो कोई भी नहीं है। रूथी कहती है कि नहीं, मैंने एक डरावना रूप देखा था जो मेरा शिकार करने आ रहा था। इस बात पर इनके बीच बहस होने लगती है। उस रात भी उन्हें वहीं रहना पड़ता है और वे सब सो रहे होते हैं। बीच रात को अचानक पॉल उठता है और रूथी के कान में कुछ कहता है। रूथी चौंक कर उठती है, पर वहाँ पॉल नहीं होता। वो उन दोनों को भी जगाकर बात बताती है। वे बाहर आते हैं तो वहाँ पॉल के पैरों के निशान होते हैं। अब ये लोग उसको फॉलो करते हुए जाते हैं। वे सीधे उस रस्सी की ब्रिज पर पहुंचते हैं जहाँ वो हड्डी से बना विसिल बजाता हुआ बैठा होता है। ग्रेग गुस्से में चिल्लाता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? हम सब 3 दिन से इस जगह पर पागलों की तरह घूम रहे हैं और तुम हो क्या अजीब हरकतें कर ही रहे हो। हम तंग आ चुके हैं तुमसे, प्लीज यहाँ से उठो। लेकिन पॉल बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है। वो मंत्र जैसा कुछ जाप कर रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। फिर वो सर उठाकर ग्रेग को एक नजर देखता है और पीछे खड़ी रूथी ग्रेग की पीठ पर कई बार चाकू मारकर उसे खाई में गिरा देती है। फियोना उसको बचाने आती है तो रूथी उसका भी गला काट कर उसे खाई में धकेल देती है और पॉल की आंखों के इशारे से ये सब कुछ हो रहा होता है। आखिर में रूथी भी खाई में गिरकर मर जाती है। अब पॉल अपना विसिल बजाने लगता है। यहाँ मूवी का टाइटल द एम्प्टी मैन डाल के मूवी शुरू होती है। अब वर्ष है 2018। मूवी के हीरो जेम्स को दिखाते हैं जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर है। जेम्स अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहा होता है क्योंकि 1 साल पहले उसकी पत्नी और उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था और उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। एक दिन उसकी लॉन में अमांडा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो जेम्स की पड़ोसन है। जेम्स और अमांडा एक दूसरे का दुख शेयर करते हुए बातें कर रहे होते हैं। दरअसल जेम्स की फैमिली की मौत के कुछ
महीने पहले अमांडा के पिता चल बसे थे और ये दोनों एक ही तरह के डिप्रेशन में होते हैं। जेम्स पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। अमांडा बताती है कि अब वो ठीक है। फिर वो बड़े ज्ञानियों की तरह बात करने लगते हैं और कहती है हमारी ये जिंदगी सच्ची नहीं, सच्ची जिंदगी तो हमारे ख्यालात में चल रही है। अगर हम सच्चाई को समझ जाएं तो हमारे ख्यालात भी बदल जाएंगे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें सुनकर जेम्स हंसने लगता है कि इतनी छोटी लड़की ज्ञानियों की तरह एडवाइस कर रही है। तब अमांडा को उसकी मॉम कॉल करती है और वो चली जाती है। उस रात जेम्स सो रहा होता है लेकिन उसे कई डिस्टर्बिंग सपने आने लगते हैं जिसमें उसकी पत्नी और बेटे का एक्सीडेंट दिखता है। वो चौंक कर उठता है और एक टैबलेट लेता है जो वो डिप्रेशन से लड़ने के लिए रेगुलरली लेता रहता है। कहानी फिर यहीं से शुरू होती है। अगला दिन शुरू होता है डे फर्स्ट। अमांडा की मॉम उसको जगाती है पर वो जवाब नहीं देती। फिर वो अमांडा के कमरे में जाती है और शॉक होकर खड़ी हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जेम्स वहाँ आ गया है और अमांडा की मॉम उसको पकड़कर रोने लगती है। वो पूछता है कि क्या आपने पुलिस को कॉल किया। वो हाँ में जवाब देती है। इस बीच जेम्स अमांडा के कमरे में जाता है तो उसके बाथरूम में खून से लिखा होता है कि एम्प्टी मैन ने ही मुझसे ये सब करवाया है। अमांडा भी लापता होती है। इतने में पुलिस पहुंचती है और एक एक्स कॉप होने के नाते वो उन्हें कुछ डिटेल्स बता रहा होता है। वे अमांडा की मॉम से सवाल करने लगते हैं कि अमांडा 18 साल की लड़की है और उसने अपना बैग पैक करके रखा है। क्या वो किसी के साथ भाग गई है या फिर क्या स्कूल में उसे कोई प्रॉब्लम है? कहीं आपने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? क्या वो मेंटली अनस्टेबल है या फिर ड्रग एडिक्ट है? इस तरह सवाल पे सवाल करके उसको परेशान कर देते हैं और वो रोती हुई जवाब देती है कि 2 साल पहले उसके पापा की डेथ हो गई थी लेकिन उस सदमे से वो बाहर निकल चुकी थी, पर न जाने उससे अब क्या हो गया है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। पुलिस कहती है कि हम उसको ढूंढ निकालेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और ये कहकर वे चले जाते हैं लेकिन जाते जाते पूछते हैं कि क्या आप कोई पेट पाल रही हैं? वो ना में जवाब देती है। फिर वो अमांडा के कमरे में बैठकर रो रही होती है और तभी जेम्स आता है और अमांडा की चीजें देख रहा होता है। अमांडा की डायरी निकालकर देखता है तो उसमें कागज होता है जिस पर फोंटिफेक्स इंस्टीट्यूट प्रिंट किया होता है और पीछे टुल्पा करके लिखा होता है। जेम्स उसे अपने पास रख लेता है। तब अमांडा की मॉम पूछती है कि ये लोग पेट्स के बारे में क्यों पूछ रहे थे। जेम्स कहता है कि उसके बाथरूम में जिस खून से लिखा गया है वो अमांडा का नहीं बल्कि किसी जानवर का खून है, इसीलिए वे ऐसा पूछ रहे थे। वो और भी परेशान हो जाती है और विनती करती है कि प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ निकालो। जेम्स अमांडा की फ्रेंड की लिस्ट निकालता है और अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो उसके स्कूल जाकर उसकी बेस्ट फ्रेंड डेबोरा से मिलता है। वो भी डरी भी लगती है। बातों बातों में डेबोरा उससे सिगरेट मांगती है। जेम्स कहता है तुम स्कूल स्टूडेंट हो, याद है ना? लेकिन वो सिगरेट को घूर रही होती है और जेम्स को ठीक से जवाब नहीं देती। इसलिए जेम्स उसे कार में बिठाकर एक सिगरेट देता है और पूछता है कि एम्प्टी मैन के बारे में क्या जानती हो? क्या अमांडा ने तुम्हें कुछ बताया है? इस सवाल पर वो शॉक हो जाती है और जेम्स को एक कहानी सुनाती है जो विजुअल में दिखाते हैं। इस शहर के आउटर एरिया में एक ब्रिज है जहाँ दोनों लड़कियां अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा हैंग आउट करती हैं। उस रात भी वे उसी ब्रिज पर जाकर मजे कर रहे थे। तब अमांडा डेबोरा से अजीब बातें करने लगती है, सुसाइड, एक्सीडेंट जैसी नेगेटिव बातें कर रही होती है। उनके बॉयफ्रेंड्स बियर पीकर लेटे होते हैं। उस ब्रिज पर एक मैन होल होता है जिसके अंदर से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं। शायद ये लोग ऐसे एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद वे उठकर चल रहे होते हैं। अमांडा अपने बॉयफ्रेंड से सुसाइड के बारे में बातें कर रही होती है और बहुत नेगेटिव एनर्जी फैला रही होती है। उसकी बातों से लगता है कि वो जिंदगी से उब चुकी है। तब उससे एक एम्प्टी बोतल मिलती है। उसे उठाकर वो अपने फ्रेंड्स से कहती है कि फ्रेंड्स ये देखो एम्प्टी ब्रिज पर एम्प्टी बोतल। और फ्रेंड्स की कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि चलो एम्प्टी ब्रिज पर इस एम्प्टी बोतल को रखकर एम्प्टी मैन को बुलाते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं बहुत बकवास कर रही हो, फिर भी ये इंटरेस्टिंग लगता है, चलो तुम्हारा गेम खेलते हैं। कहकर वे मान जाते हैं। अब अमांडा उस बोतल में फूंकती है और फ्रेंड्स को भी वैसा करने को कहती है। डेबोरा को जरा डर लगता है और वे ये सब नहीं करना चाहती, पर फ्रेंड्स के कहने पर वो भी उसमें फूंकती है। अमांडा वहीं बैठकर उस बोतल में फूंकती है और एम्प्टी मैन कहकर जपने लगती है। अचानक तेज हवा चलती है। पूरा ब्रिज अंधेरे में डूबा होता है और ब्रिज के उस तरफ से एक आवाज आती है। लगता है कि वहाँ कोई है। अब ये लोग चिल्लाते हैं कि तुम जो भी हो सामने आकर बात करो, अंधेरे में क्यों छुपे हुए हो। कुछ ही देर में वहाँ फूंकने की भरी आवाज आती है और किसी की आहट होती है। फिर किसी के दौड़ने की आवाज आती है और वे वहाँ से भाग निकलते हैं। डेबोरा कहती है कि उस घटना के बाद मैंने अमांडा को अगले दिन मॉल में देखा था, लेकिन मुझे उससे डर लग रहा था। उसने हमारे दोस्त ब्रेंडन के कान में कुछ कहा था। फिर देखते हैं कि अमांडा ने एक्चुअली उसके कान में कोई मंत्र कहा था। ब्रेंडन फ्रीज होकर मंत्र सुन रहा होता है और ये सब देखकर डेबोरा जरा घबराई भी लगती है, शायद उसे कोई वॉच कर रहा था। फिर स्कूल स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करते हुए दिखाते हैं। डेबोरा कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जेम्स उसे रोककर ब्रेंडन का एड्रेस देता है। फिर वो ब्रेंडन के घर जाते हैं तो उसकी माँ बहुत रो रही होती है।
अमांडा की तरह ही ब्रैंडन भी लापता होता है और जेम्स को ये बहुत ही अजीब लगता है और वो अमांडा की दूसरी फ्रेंड लिसा के घर जाकर चेक करता है। वहाँ ना तो लिसा होती है और ना ही उसकी फैमिली। जेम्स अंदर जाता है और लिसा के कमरे में वही पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट वाला पेपर देखता है। वहाँ दीवार पर काला पोस्टर लगा होता है जो बिल्कुल खाली होता है। जेम्स ने ऐसा ही पोस्टर अमांडा के कमरे में भी देखा था। लगता है दोनों में कोई कनेक्शन तो जरूर है। फिर वो घर के पीछे जाता है। वहाँ एक छोटे से कुत्ते को बेरहमी से मारकर उसका खून एक बर्तन में रखा होता है। तब हमें पता चलता है कि अमांडा के बाथरूम में किसके खून से लिखा गया होगा। जेम्स जरा कंफ्यूज होकर अमांडा की मॉम को कॉल करके पूछता है कि क्या अमांडा की कोई बुरी आदत थी या फिर बुरे दोस्त या कोई लबर। फिर वो कहती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। जेम्स पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट के बारे में पूछता है पर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब जेम्स उलझन में पड़ जाता है कि वो शुरुआत कहाँ से करे। फिर वो कुछ लोगों से पूछताछ करता है जिसमें अमांडा के स्कूलमेट्स, उसके जूनियर, सीनियर इत्यादि होते हैं, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। आखिर में वो उस ब्रिज पर जाता है जहां अमांडा और उसके फ्रेंड्स हैंग आउट करते थे। ब्रिज पर चलते हुए उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। वहाँ वो वही खाली बियर की बोतल देखता है। जेम्स उसे उठाकर फूंकता है और तब उस जगह की सारी आवाजें बंद हो जाती है और हैरान होकर वो आसपास देखता है। तभी उसे विसल की आवाज सुनाई देती है और आवाज उस मैन होल के अंदर से आ रही थी जहाँ से उस रात एक लड़का और एक लड़की निकले थे। जेम्स उस मैन होल के अंदर उतरकर देखता है तो अमांडा के 4-5 फ्रेंड्स की लाशें फांसी पर लटकी होती हैं। ये लोग उस रात अमांडा के साथ थे। फिर जेम्स पुलिस को इन्फॉर्म करता है और वे आकर बाकी फॉर्मेलिटीज करने लगते हैं। जेम्स अपने हाथ में रखे कागज को देखता है और उसे लगता है कि इस पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट में ही कोई राज छुपा है। अब डेबोरा का दिखाते हैं जो एक स्पा में स्टीम बाथ करने आई होती है। स्टीम बाथ के बीच उसे एक रूप दिखाई देता है और यही है एम्प्टी मैन। वो डेबोरा की गर्दन पकड़कर एक कैंची से डेबोरा की आंखें फोड़ने लगता है, लेकिन असल में वो खुद ही अपने एक हाथ से गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से अपनी आंख में कैंची से वार करती है और वहीं मर जाती है। अब पुलिस स्टेशन में जेम्स को दिखाते हैं। उसे डेबोरा की मौत का पता चलता है और वो एक पुलिस ऑफिसर से इस बारे में पूछ रहा होता है। ऑफिसर कहता है कि उसने सुसाइड किया था, लेकिन जेम्स चौंक कर कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? सुसाइड करने के कितने तरीके हैं, कोई इस तरह खुद की आंखों में कैंची घुसाकर क्यों सुसाइड करेगा? इनकी आर्गुमेंट के बीच ऑफिसर कहता है कि आप मेरी बात को समझिए। तभी एक मोन्टाज शॉट दिखाते हैं जहां जेम्स बाहर आ रहा होता है और डेबोरा की लाश को दिखाते हैं। तब बैकग्राउंड में ऑफिसर कह रहा होता है कि शहर में ऐसे हादसे होते रहते हैं, तुम्हें सिर्फ इन 2-3 हादसों के बारे में पता है, लेकिन यहाँ से कई खून होते रहते हैं और वो भी बिना किसी मोटिव के। क्या तुम जानते हो 2 हफ्ते पहले एक माँ ने अपने नवजात शिशु को कुत्ते को खिला दिया था और दीवार पर लिख दिया था कि एम्प्टी मैन ने ऐसे करने को कहा है, और यही डेबोरा के केस में भी हुआ है। क्या तुम सोचते हो कि इन सब का कोई सोल्यूशन है? 1-2 महीने नहीं, ये सब कई वर्षों से चल रहा है। इसकी क्या वजह है और कौन ये कर रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए जेम्स घर आता है। वो गूगल में पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करता है और साथ ही डेबोरा की रिकॉर्डेड बातें भी सुन रहा होता है। उसमें जेम्स ने पूछा था कि बोतल में फूंकने से एम्प्टी मैन कैसे आएगा। तब डेबोरा ने बताया होता है कि बोतल में फूंकने पर पहले दिन आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, दूसरे दिन आप उसे देख भी पाएंगे और तीसरे दिन आप उसे महसूस भी कर पाएंगे। ये सुनते हुए वो सर्च करता है पर उसमें पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट का कोई भी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन पॉन्टिफिक्स सोसाइटी का रिजल्ट आता है। वो लिंक खोलता है तो पता चलता है कि वो एक सोसाइटी है और उसमें कई मेंबर्स हैं जो जादू टोना, नरबली, आत्मा को वश करना, इस तरह के कई काम कर रहे होते हैं। अमांडा के घर से जो कागज मिला था उसके पीछे तुल्पा लिखा होता है। वो उस नाम को सर्च करता है। उसे यकीन होता है कि ये सोसाइटी और इन बच्चों की मौत का कोई कनेक्शन तो जरूर है। तब अमांडा की मॉम जेम्स के लिए खाना लाती है और फूट कर रोने लगती है। एक और उसे अपनी बेटी का दुख होता है और दूसरी और वो जेम्स के लिए भी दुखी होती है। जेम्स उसे शांत करता है और एक ड्रिंक बनाकर देता है। कुछ देर बाद वो चली जाती है। उस रात जेम्स को उसके यूजुअल सपने आते हैं जिसमें वो अपनी पत्नी और बेटे को देखता है, लेकिन इस बार एक नया सपना भी आता है जिसमें गुफा के अंदर एक कुर्सी होती है, चारों ओर डरावने चेहरे होते हैं। वो चौंक कर उठता है तो 3 बजे होते हैं। फिर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तब एक आवाज सुनकर वो अपनी बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाता है तो देखता है कि उसका मेन दरवाजा खुला होता है और वो चौंक जाता है, लेकिन अपनी टैबलेट्स खाकर फिर से सो जाता है। अगले दिन होता है डे 2। जेम्स अमांडा की तलाश में पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट पहुंच जाता है। वहाँ कई स्टूडेंट वेट कर रहे होते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने जाता है पर वो उसको एक फॉर्म भरने को कहती है। वो फॉर्म भरने लगता है। उस फॉर्म के पीछे अजीब बातें लिखी होती हैं, जैसे कि इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं, हम जो सोचते हैं वही होता है, और भी कई बेहुदा बातें लिखी होती हैं। जेम्स का दिमाग फिर जाता है।
है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन वो झट से उठकर कहती है कि आप लोग प्लीज सेमिनार हॉल में जाइए, सेमिनार शुरू होने वाला है। और ये कहकर वो भी चली जाती है। जेम्स भी सेमिनार में जाता है। वहाँ एक आदमी लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहा होता है और ऑडियंस का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। उसकी ऑडियंस में से कुछ लोग साइको लगते हैं और कुछ मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं। वो आदमी कहता है कि हमने दुनिया में बहुत कुछ खोया है और बहुत दर्द सहा है, लेकिन वो सब सच नहीं बल्कि एक इल्यूजन है, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तब जेम्स को याद आता है कि बिल्कुल यही बातें अमांडा ने भी उस दिन लॉन में की थी। आखिर में वो आदमी कहता है कि ये सब मैं खुद नहीं कह रहा, मेरे अंदर से एक शक्ति बोल रही है और उसका नाम है द एम्प्टी मैन। प्रवचन वहीं खत्म होता है। अब मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सोचकर जेम्स सीधे जाकर उससे डायरेक्टली पूछता है कि एम्प्टी मैन कौन है। वो कहता है कि बच्चा, वो एक तरह की ध्यान अवस्था है। जेम्स कहता है कि वो सब ठीक है, पर ध्यान करते क्यों हैं आप लोग। वो फिर से घुमा फिराकर जवाब देने लगता है और कहता है कि तुम्हारी लाइफ के सारे दुख दर्द तुमने अपनी सोच के जरिए डिजाइन किए हैं। सच तो ये है कि वो सब सच नहीं, सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। ये आदमी गोल गुंबद में चक्कर लगाने के अलावा कुछ नहीं करने वाला। ऐसा सोचकर वो ऑडियंस में एक आदमी को देखता है जो जरा फ्रेंडली लगता है। जेम्स उसे अमांडा की फोटो दिखाता है पर वो उसको नहीं पहचानता। अब जेम्स हॉल से निकलकर बिल्डिंग के उस तरफ में घूमने लगता है। एक जगह पर डॉर्मिटोरी होती है और अंदर बेड्स भी होते हैं। अचानक कुछ देखकर वो डर जाता है। वहाँ 4-5 लोग एक काले पोस्टर के सामने बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। आगे कई स्लेब्स होते हैं जो रिकॉर्डर फाइल से भरे होते हैं। एक जगह पर एक ग्रुप बैठकर काले जादू की कोई प्रक्रिया कर रहा होता है। उसमें से एक औरत कहती है कि हमें पता है कि तुम यही हो, और ये सुनकर जेम्स घबराकर छुप जाता है। एक्चुअली वो एम्प्टी मैन से बात कर रही होती है और कहती है कि आप अपना रूप हमें दिखाओ। तभी नीचे किसी की आहट होती है। जेम्स कंफ्यूज होकर वहां देखता है। तभी गार्ड्स आ जाते हैं और उसको खींचकर बाहर धकेल देते हैं। जेम्स का प्लान फ्लॉप हो गया था। बाहर वही लड़का बैठा होता है जिसे जेम्स ने अमांडा की फोटो दिखाई थी। अब वो कहता है कि मैं अमांडा को जानता हूँ। फिर वो जेम्स को सीसीटीवी कैमरे से दूर लेके जाता है और कहता है कि मैं उसको जानता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं, लेवल 2 पर है। यहाँ के लोग अभी लेवल 1 पर हैं। वो जरूर जंगल के अंदर फोर्टिफैक्स कैंप में गई होगी। इतना ही नहीं, इस सोसाइटी के लोग मामूली लोग नहीं, अगले 500 साल के लिए इन्होंने प्लान भी रखा है। आप जरा इनसे सावधान रहिए। फिर वो मैप में उस पॉन्टिफेक्स कैंप का लोकेशन दिखाता है जिसमें जेम्स अपनी गाड़ी लेकर वहां जाता है। उस जगह का नाम है एल्सवेयर। वहां कोई नहीं होता, एक टूटा फूटा घर होता है, लेकिन वो भी खाली होता है। जेम्स अंदर जाकर वहां के रैक में कई फाइल्स देखता है। वो एक फाइल्स खोलकर देखता है तो उसमें अमांडा की सारी डिटेल्स होती हैं और बाकी फाइल्स में अमांडा की फ्रेंड्स की सारी डिटेल्स होती हैं। वो हैरान होकर देखता है कि ये सब कर कौन रहा है और उसका इरादा क्या है। तब वो एक रेड फाइल निकालता है जिसमें जेम्स लिखा होता है। वो घबरा जाता है और धीरे से फाइल खोलता है, लेकिन उसमें उसकी कोई डिटेल्स नहीं होती, ना ही कोई पेपर्स होते हैं। फिर वो पास के एक वुडन कैबिनेट में जाता है। अंदर जाते हुए वो अजीब सा फील करता है। वहाँ एक टूटा फूटा टेडी बियर पड़ा होता है। आगे एक टीवी होता है और पास से एक पुराना वीसीआर, कुछ वीडियो टेप पड़े होते हैं। जेम्स एक टेप वीसीआर में डालकर देखता है। उसमें कुछ लोग बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं कि अचानक कुछ देखकर घबरा जाते हैं। एक वियर्ड दिखने वाला अजीब आदमी बिहेव करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसमें किसी की आत्मा घुस गई हो। वो खुद अपने शरीर के अंगों को काट लेता है और अपने खून से ड्राइंग करता है। उस ड्राइंग में एक आदमी बैठकर ध्यान कर रहा होता है। तब जेम्स टॉर्च घुमाता है तो देखता है कि उस वीडियो में दिखाई जगह पर वो खुद बैठा होता है और अचानक एक आवाज सुनकर वो मुड़ता है तो वो टूटा टेडी बियर वहाँ नहीं होता। जेम्स घबराकर फिर मुड़कर टीवी देखता है तो उस वीडियो का आदमी उसको घूर रहा होता है। तब अचानक टीवी ऑफ हो जाता है। जेम्स तुरंत बाहर आ जाता है। तब जंगल के बीच रोशनी दिखती है और कई लोगों की चिल्लाहट भी सुनाई देती है। जेम्स रोशनी की ओर चलने लगता है और एक खुली जगह पर पहुंच जाता है जहां एक बड़ा कैंप फायर जल रहा होता है। आगे के चारों ओर कई लोग दौड़ रहे होते हैं। लगता है वे कोई रस्म कर रहे हैं। सब चिल्ला रहे होते हैं और आग ऊपर की ओर बढ़ रही होती है। जेम्स आसमान की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने लगभग इस केस को सॉल्व कर दिया। वो पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करने के लिए मुड़ता है। तब अचानक उन लोगों की चिल्लाहट बंद हो जाती है और वे सब जेम्स को घूरने लगते हैं। जेम्स की तो धड़कन ही रुक जाती है और वो एक कदम पीछे जाता है। वे लोग 2 कदम आगे आते हैं। बस ये लोग तो मेरा दी एंड करके रहेंगे, ऐसा सोचकर जेम्स भागने लगता है और वो बड़ा ग्रुप उसको चेस करता है। किसी तरह वो अपनी कार तक पहुंचता है और अंदर चढ़ जाता है। तब सारे लोग कार पर चढ़कर उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तेजी से कार चलाकर वहां से बच निकलता है। फिर वो पुलिस को सारी बात बताता है पर विश्वास ही नहीं करते और पूछते हैं कि तुमने तो वहाँ फाइल्स देखी थी ना, उनमें से कुछ उठाकर ले आते तो हम मान भी लेते। पुलिस ऑफिसर अब चिढ़कर कहता है कि तुम इस केस को और भी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम अब पुलिस फोर्स में नहीं हो और इस तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन में दखल मत दो। उसकी डांट को सुनकर जेम्स चला जाता है। अब पुलिस पर भरोसा करके कुछ नहीं होने वाला, ये सोचकर वो अमांडा की माँ से मिलने जाता है
और उससे कहता है कि आपका यहाँ रहना अब सेफ नहीं। अमांडा जिंदा है पर वो नरबली चढ़ाने वाले ग्रुप से जा मिली है। आज रात आप यहाँ मत रहना, क्या आपके रहने की कोई और जगह है? वो ना में जवाब देती है। इसीलिए जेम्स उसे होटल में कमरा दिलवाता है और कहता है कि आज रात आप यहीं स्टे कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और ये कहकर वो चला जाता है। अब जेम्स को कुछ विजुअल दिखाई देते हैं। उसने काला कोट पहना होता है और ब्लैक ड्रेस में एक औरत उसके साथ रहती है, लेकिन ये उसकी पत्नी नहीं है। दूसरे विजुअल में उसकी पत्नी मर जाती है। जेम्स चौंक कर उठता है तो पता चलता है कि वो सपना था। वो खुद को मानने लगता है कि अबे ये कैसा सपना देख रहा है तू। तब वो देखता है कि घर के एंट्रेंस पर एक काली बोरी रखी होती है। अचानक एम्प्टी मैन का रूप वहाँ से उठकर उसे अटैक करने आता है। जेम्स अपने बेड से मारता है और वो रूप गायब हो जाता है। वो बाहर आता है तो उसके लिए एक शॉक वेट कर रहा होता है। उस वुड हाउस का टेडी बियर यहाँ पड़ा होता है। लगता है जेम्स उन लोगों का अगला टारगेट है। किसी तरह वो रात गुजारता है। फिर सुबह होती है और जेम्स उस लड़के को फॉलो करता है जिसने अमांडा के बारे में बताया था। जेम्स को उसके ऊपर शक होता है। वो लड़का अपनी उम्र के कुछ टीनेजर को लेके एक हॉस्पिटल में जाता है और जेम्स अंदर जाकर देखता है कि वे एक पेशेंट से मिलने आए होते हैं। फिर वे उस पेशेंट के आगे प्रे करने लगते हैं। जेम्स सोच में पड़ जाता है कि ये पेशेंट कौन है। इस बीच अपना प्रेयर खत्म करके बाकी लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। वो लड़का जेम्स के हाथ लग जाता है। जेम्स उसे अकेले में ले जाकर गन पॉइंट पर धमकाता है। फिर उसे खूब पीट कर पूछता है कि सच बताओ तुम लोग कौन हो और क्या कर रहे हो, और एम्प्टी मैन कौन है और वो पेशेंट कौन है। लड़का घबराकर सच उगलने लगता है। वो पेशेंट एक एंटीना की तरह काम करता है। जैसे एक एंटीना फ्रीक्वेंसी रिसीव करके दूसरे एंटीने को देता है, वो आदमी भी वही वेट करता है। वो आदमी ट्रांसमिट करता है और हम रिसीव करते हैं। उसके बिना सर पैर की बातें सुनकर जेम्स को और गुस्सा आ जाता है और वो लड़के को मारने जाता है। तब वो बताता है कि हमारे सपने, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और लाइफ की कोई भी घटना रियलिटी नहीं है। ये सब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे कोई बना रहा है। वो अपना मैसेज डायरेक्टली इस दुनिया को नहीं दे सकता, इसीलिए उसने एम्प्टी मैन को चुना है जिसके द्वारा वो अपने मैसेज इस दुनिया वालों को देता है। एक बार वो डायरेक्टली इस दुनिया में आ गया तो दुनिया में खून की नदियां बहेंगी। मैं उसी नदी का इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो हंसने लगता है, लेकिन जेम्स उसकी बकवास बंद करवाकर अमांडा के बारे में पूछता है। लड़का कहता है वो उस ब्रिज पर है। नहीं नहीं नहीं, दूसरे ब्रिज पर है। उसकी मजाक जेम्स को पसंद नहीं आता और वो उसका मुंह तोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधे उसी इंस्टीट्यूट में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट वाली जगह पे जाता है। वहाँ उसकी फाइल होती है जिसमें उसकी छोटी से छोटी डिटेल होती है, जैसे कि वो कौन से मेडिसिन यूज करता है, कितने बजे सोता है, होटल में उसने कौन सा डिस्काउंट कूपन यूज किया। ऊपर से उसमें उसकी एक फोटो भी होती है जिसमें वो बिना ड्रेस के एक चेयर पर बैठा होता है। और देखते ही जेम्स डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो उसी हॉस्पिटल में चला जाता है, शायद उस पेशेंट से उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो एक नर्स से उस पेशेंट के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो कई सालों से कोमा में है। यहाँ तो वो 3 साल से है, पर पहले वो किसी और हॉस्पिटल में था। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। जेम्स चिल्लाता है कि अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उसका बिल कौन भरता है वो तो तुम्हें पता होगा। नर्स जवाब देती है कि उसे हर दिन अलग अलग लोग देखने आते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही अजीब दिखते हैं। आज भी उससे कोई मिलने आया था। जेम्स झट से अंदर जाकर देखता है तो वहाँ अमांडा बैठी होती है। वो उस पेशेंट की शेविंग कर रही होती है। जेम्स गुस्सा करता है कि तुम यहाँ बैठी हो और हम पागलों की तरह तुमको बाहर ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी माँ का बुरा हाल हो रहा है। ठहरो मैं उन्हें फोन करके बताता हूँ। ये कहकर वो फोन करता है और बताता है कि अमांडा मिल गई। वो औरत पूछती है कि कौन अमांडा। जेम्स कहता है सुनिए मैम, मैं जेम्स बोल रहा हूँ, आपकी बेटी अमांडा जो लापता हो गई थी, मैंने उसका पता लगा लिया है। वो औरत रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर देती है। अब जेम्स को चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को संभाल कर वो उस कोमा पेशेंट के पास जाता है। शेविंग करने के बाद अब उसका चेहरा साफ नजर आता है। अब हमें पता चलता है कि ये वही पॉल है जो 23 साल पहले उस बर्फीले पहाड़ पर अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर था और इसी ने अपने दोस्तों को मार डाला था। इतने साल से यही एम्प्टी मैन बना फिर रहा था। अब एम्प्टी मैन का कॉन्सेप्ट सुनिए। याद है वो गुफा जहाँ पॉल घुस गया था और एक बड़े स्केलेटन को देखकर उसका चाल चलन ही बदल गया था। वो स्केलेटन और कोई नहीं, भगवान की अच्छी शक्ति को टक्कर देने वाला एक शैतान होता है। शैतान 500 साल बाद इस दुनिया में आने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो शैतानों की एक सोसाइटी बनाना चाहता है और अपनी एक आर्मी तैयार करना चाहता है। अपनी बुरी शक्तियों को ट्रांसमिट करने के लिए उस शैतान को एक इंसान की जरूरत होती है और वो इंसान है एम्प्टी मैन, जिसके द्वारा उस शैतान ने लोगों को अपने वश में करके एक पूरी सोसाइटी बना ली होती है। अमांडा एक्सप्लेन करती है कि उनकी सोसाइटी जेम्स की डिटेल्स क्यों कलेक्ट कर रही है। उस शैतान की दुनिया में आने से पहले सोसाइटी कुछ तैयारियां कर रही है। 500 साल हम लोग जिंदा तो नहीं रह सकते, इसीलिए हम जब तक जिंदा हैं इस सोसाइटी को बड़ा करते रहेंगे। हमारे बाद हमारी अगली जनरेशन भी वेट करती रहेगी।
अब प्रॉब्लम यह है कि ये एम्प्टी मैन कोमा में चला गया और शैतान की शक्ति को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है। अब हमें नए एम्प्टी मैन की जरूरत है और वो नया एम्प्टी मैन और कोई नहीं, साक्षात तुम ही हो। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी सोसाइटी में ही डिसाइड किया था। जब एक एम्प्टी मैन मर जाता है तो शैतान की शक्ति लगातार ट्रांसमिट करने के लिए अगले एम्प्टी मैन को हम तैयार करके रखते हैं और यही है हमारी सोसाइटी का काम। इसी वजह से हमने तुम्हें तैयार किया है। तुम्हें किस हॉस्पिटल में पैदा होना था, कब शादी करनी थी, हर पल तुम्हें क्या करना था, ये सब हमारी सोसाइटी ने डिसाइड किया था। तुम हमारी सोसाइटी के हाथों के कठपुतले हो और कुछ भी नहीं। और सुनोगे, मेरी मॉम के साथ तुम्हारा अफेयर है। जेम्स घबरा जाता है और उसे कई विजुअल दिखाई पड़ते हैं। अचानक अमांडा उसके सीने से लग जाती है। अगले शॉट में जेम्स उस इंस्टीट्यूट में होता है। वहाँ एक कुर्सी होती है जो उसके सपने में दिखती थी। उसे क्रॉस करके वो आगे जाता है। वहाँ वही बड़ा स्केलेटन बैठा होता है। जेम्स ये देखकर घबरा जाता है। तभी अचानक दीवार के अंदर से एम्प्टी मैन का काला रूप बाहर निकलता है और जेम्स को चेज करने लगता है। जेम्स उसे शूट करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। आखिर में वो काला रूप एक जानवर का रूप ले लेता है और जेम्स के मुंह में चला जाता है, लेकिन जेम्स को कुछ नहीं होता और वो डर कर इंस्टीट्यूट से बाहर भागता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेम्स के साथ क्या हुआ था। दरअसल जेम्स और अमांडा की मॉम के बीच वाकई अफेयर चल रहा था। अमांडा के पिता के मरने के बाद फ्यूनरल पर जेम्स अपनी फैमिली के साथ गया होता है। फिर वो काम का बहाना करके अपनी पत्नी और बेटे को अकेले भेजकर यहाँ अमांडा की मॉम के साथ बिजी हो जाता है। उसकी पत्नी ठीक से गाड़ी नहीं चला पाती और एक एक्सीडेंट में ब्रिज से गिरकर वो और उसका बेटा मर जाते हैं। ये सब उस सोसाइटी की डिजाइन के मुताबिक ही था। उन्होंने कई साल से प्लान करके उसे अपने काम के लिए ट्रेन किया था और वो खुद भी इस बात से अनजान था। इसीलिए अमांडा और उस सोसाइटी के लोगों ने उससे एक ही बात कही होती है कि उसकी जिंदगी का कुछ भी सच नहीं है। जेम्स गुस्से में गन लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और उस पुराने एम्प्टी मैन के सर पर गोली उतारता है। उसका खून करके वो बाहर आता है तो वहाँ के सारे स्टाफ उसके आगे घुटने टेक कर कहते हैं कि आप ट्रांसमिट कीजिए, हम रिसीव करेंगे। मतलब ये कि अब जेम्स नया एम्प्टी मैन बन चुका है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर कहानी जरा कंफ्यूजिंग लगी हो तो आखिरी 5 मिनट दोबारा देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे। एक्चुअली जेम्स के पैदा होने से अब तक की जिंदगी का हर पल फॉन्टिफेक्ट सोसाइटी का डिजाइन था। इतना ही नहीं, जेम्स के मरने पर अगला एम्प्टी मैन तैयार बैठा होगा क्योंकि सोसाइटी ने ऑलरेडी अपना अगला एम्प्टी मैन सेलेक्ट कर लिया है और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया 500 साल तक चलती रहेगी और तभी रुकेगी जब शैतान इस दुनिया में पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।